नमस्कार दोस्तों, मैं महेश खोजी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद खोजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रस्तावना के बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, अगर प्रस्तावना शब्द की अगर बात करें तो एक महान राजनीतिज्ञ थे जिनका नाम था रूसो। इन्होंने सबसे पहले अपने ग्रंथों में प्रस्तावना जैसे शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों, अगर संविधान की अगर हम बात करें तो अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना जैसे शब्दों का उल्लेख किया है। और अगर प्रस्तावना शब्दों की अगर विचार करें कि ये विचार हमारे भारत देश में कहां से आया, तो दोस्तों ये विचार भी जो है ये अमेरिका से आया था। अगर प्रस्तावना के आधार की अगर हम बात करें कि प्रस्तावना का आधार क्या है, तो दोस्तों जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था और वो 22 जनवरी 1947 को जो पारित हुआ था। तो दोस्तों ये पारित उद्देश्य प्रस्ताव ही वर्तमान संविधान का आधार है। अगर हम बात करें कि प्रस्तावना में जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, तो दोस्तों वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसकी जो प्रस्तावना की संपूर्ण भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोस्तों हम बात करते हैं अभी कि प्रस्तावना में क्या है, किन चीजों का उल्लेख है, कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति की। हम भारत के लोग, प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति है हम भारत के लोग। अगर हम भारत के लोग अगर इसका अर्थ देखें तो जो संविधान सभा है उसका जो उसमें जो सदस्य थे उनके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। तो चूंकि इसमें जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन लोगों को जनता ने चुनकर भेजा था। तो इन अगर भारत के लोगों की अगर बात करें तो ये भारतीय जनता है जिन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया है। और अगर इसकी संविधान सभा की अंतिम शक्ति की अगर हम बात करें तो वो भी जनता ही है, इसकी अंतिम शक्ति जनता है। दोस्तों अगर इसमें अगर हम बात करें कि जो ये कि हम भारत के लोग और भारत को, इसमें 2 बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो वो किया गया है 2 बार। जैसा कि कभी इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च कौन है, तो दोस्तों उसका आंसर भी जनता ही होगा, जनता ही सर्वोच्च है। अगर हम बात करें कि भारत के लिए जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या क्या शब्द उल्लेखित है, मतलब इसकी विशेषताओं को इसमें इन शब्दों के माध्यम से इनकी भारत की विशेषता बताई गई है। तो दोस्तों अगर बात करें कि पहले महत्वपूर्ण शब्द की, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो हमारा भारत देश है जब ये आजाद नहीं हुआ था उससे पहले एक मतलब गुलाम देश था जिसमें मतलब अंग्रेजों का अधिकार था। तो जो भी निर्णय हम लेते थे उसमें ब्रिटेन की जो अंग्रेजों की अनुमति है वो लेनी पड़ती थी, उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद में जो आंतरिक मामले या फिर बाह्य निर्णय है वो मतलब भारत देश स्वयं लेने लग गया। आंतरिक अगर हम बात करें कि आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय कौन कौन से हैं, तो आंतरिक निर्णय जैसे सामाजिक हो गया, आर्थिक निर्णय और राजनीतिक निर्णय और धार्मिक निर्णय, ये सब निर्णय लेने में हमारा भारत देश जो है वो एक तरीके से स्वतंत्र हो गया, किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता इसमें नहीं होती थी। और अगर बाह्य मामलों की अगर हम बात करें तो जैसे विदेश नीति है कि इस विदेश नीति का निर्धारण भी स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। और जो अन्य देशों के साथ में जो संबंध है कि किस प्रकार के किस देश के साथ में कैसा संबंध होना चाहिए वो ये इन संबंधों का निर्धारण भी वो स्वतंत्र रूप से कर सकता है। दोस्तों अगर दूसरे शब्द की अगर हम बात करें तो वो है समाजवादी। एक ये समाजवादी जो है एक विचारधारा है, पूंजीवादी समाजवादी ये विचारधाराएं हैं। इनके अगर समाजवादी की जो इनके जनक है वो लेनिन को माना जाता है। सोवियत संघ रूस, जब यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ रूस में ये जो समाजवाद की जो विचारधारा थी ये सर्वप्रथम यूएसएसआर में थी। तो इससे 1971 में हमारे देश की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ये एक तरीके से प्रभावित हुई और उन्होंने भी ये सोचा कि हमारे भारत देश में भी इस प्रकार की विचारधारा होनी चाहिए। तो उन्होंने 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक संशोधन किया गया और जो भारत की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। अगर दोस्तों अगर हम बात करें कि समाजवाद
समाजवाद है क्या? तो एफएन बलसारावाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि जो नीति निर्देशक तत्वों के जो अनुच्छेद 39B और 39C है, उनमें जो उल्लेख किया गया है कि भौतिक और जो भौतिक संसाधन और जो आर्थिक संसाधन है, इनका केंद्रीकरण नहीं हो, इनका जो सामूहिक हित में इनका प्रयोग होना चाहिए, उसको लेकर जो इसमें जो उल्लेख किया गया है वो ही समाजवाद है। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें कि 1991 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, इनके समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे बाद में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री भी बने। इन्होंने मिलकर एक नीति अपनाई, उस नीति का नाम था एलपीजी, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति लागू की, और इस नीति को राव मनमोहन नीति भी या राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद से हमारे भारत देश में समाजवाद और पूंजीवाद की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी उसको अपनाया गया। अगर हम आगे बात करें, जो तीसरा शब्द है हमारा वो है पंथ निरपेक्ष। हमारा जो भारत देश है एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है दोस्तों कि हमारा जो भारत देश है इसका कोई भी राज्य धर्म नहीं होगा, ना ही किसी धर्म को, एक धर्म को बढ़ावा देगा, ना किसी धर्म को प्रोत्साहित करेगा, ना ही किसी धर्म को हतोत्साहित करेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो हमारा भारत देश है वो किसी धर्म को या किसी धर्म का विरोधी होगा, ये इसका अर्थ कतई नहीं है दोस्तों। अगर हम बात करें कि जो पंथ निरपेक्ष, अगर राज्य धर्म नहीं होगा, इसको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, हतोत्साहित नहीं किया जाएगा, इसका मतलब है कि जो हमारा जो भारत देश है वो एक तरीके से जो सभी धर्म है उसको एक मतलब समान तरीके से व्यवहार करेगा, सबके साथ में समान नीति जो है वो लागू करेगा। अगर हम बात करें चौथे शब्द की तो वो है लोकतांत्रिक। दोस्तों लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि लोगों का तंत्र। इसमें लोकतांत्रिक का मतलब है लोगों का तंत्र, एक सिस्टम जो होता है वो लोगों के द्वारा रन करता है। जो अगर विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में दो प्रकार का लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दोस्तों हमारे भारत देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता के पास में जो शक्तियां हैं वो किसी एक प्रतिनिधि को चुन करके वो जो शक्तियां जो होती है वो एक प्रतिनिधि को सौंप दी जाती है। उन शक्तियों का उपयोग करके वो जो प्रतिनिधित्व जो इनका जो करता है वो ही जनता के सारे काम संपन्न करवाता है, इनके काम को वो संपन्न करवाता है। मतलब जो सारी शक्तियां हैं वो एक प्रतिनिधित्व के पास में होती है। दोस्तों अगर हम बात करें पांचवें शब्द की तो वो है गणराज्य। गणराज्य का मतलब कि जिस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो राष्ट्रपति होता है, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ना कि वो राष्ट्रपति पैतृक होता है और ना वंशानुगत होता है। वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वो देश गणराज्य राष्ट्र कहलाता है। अगर हम बात करें भारत देश की तो ये गणराज्य राष्ट्र कब घोषित हुआ? तो दोस्तों जो 26 जनवरी 1950 को जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जब शपथ ली थी, उसके साथ ही हमारा जो भारत देश है वो गणराज्य राष्ट्र घोषित हुआ था। दोस्तों इसमें जो भारत की जो प्रस्तावना है, इनमें जो भारत की विशेषता बताने वाले जो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। दोस्तों इनका थोड़ा क्रम भी ध्यान में रखना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा जो भारत देश है वो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र दोस्तों, ना कि धर्म निरपेक्ष। यहाँ पर जो धर्म निरपेक्ष जो है इसका अर्थ यहाँ से मूल्य, न्याय और सत्य से लिया गया है। तो इसमें दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखना है कि पंथ निरपेक्ष और जो धर्म निरपेक्ष जो है ये दोनों अलग अलग शब्द है। इसमें पंथ निरपेक्ष का उल्लेख हमारी प्रस्तावना में कहीं पर भी नहीं किया गया है। दोस्तों जो मेरे द्वारा जो प्रस्तावना के बारे में जो जानकारी दी गई है
वो अगर आपको अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।